उस स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इन्होंने मुझे इस हवाले से भी बताया कि किस तरीके से घर की जो वेस्ट है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है और उसको हम इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। और अपने स्कूल्स के अंदर भी ये बच्चों को इस बात की तलकीन दे रहे हैं, इस बात की कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा नासूर है इस वक्त सारी दुनिया के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए, और किस तरीके से हम तमाम लोगों को ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के तौर पर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और आज जिस बड़ी तादाद में ये छोटे छोटे फूल से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ये शो कर रहा है कि इंशाअल्लाह हमारा आने वाला मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, चूँकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को समझती है, दरख्तों की इम्पोर्टेंस को समझती हैं, सब्ज़े की इम्पोर्टेंस को समझती है, और इंशाअल्लाह शहरियों की कोऑपरेशन के साथ हुकूमत मिलकर काम करेगी। और आप देखेंगे कि सूबा सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज़ हम इंशाअल्लाह क्रिएट कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि YMCA हॉकी ग्राउंड आपने कहा बनेगा, यहाँ आपको कोई इंतजाम किया जाएगा? वो हॉकी कराची में से काफ़ी सारे लड़के जो है वो पाकिस्तान में क्या करें? देखिए, इसके जो डेवलपमेंट है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है फुटबॉल ग्राउंड जो कि ग्रास ओरिएंटेड होगा, उस पर घास लगाई जाएगी तो ग्रीन फील्ड होगी। हॉकी के लिए जो हमारे हॉकी एक्सपर्ट्स हैं, जो बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनसे मशावरत की जा रही है। और एक टर्फ होती है स्पेशल, एस्ट्रो टर्फ की बात नहीं हो रही है, एक और टर्फ होती है, उसको यहाँ पर ले किया जाएगा ताकि हॉकी खेली जा सके। और तीसरा हिस्सा इसका वो शहरियों के लिए होगा, एक डेवलपमेंट होगी ताकि शहरी आ सकें, वॉक वगैरह कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, बैठ सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वही एरिया है, यहाँ से 5 मिनट का फासला है पीपल स्क्वायर। और आपने देखा कि पीपल स्क्वायर एक ज़माने में उसका क्या हाल उस जगह का होता था, और आज सिंध गवर्नमेंट ने उसको किस तरीके से एक बेहतरीन फैसिलिटी में कन्वर्ट किया। तो इंशाअल्लाह उसी कॉन्सेप्ट के साथ सिंध गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, काम स्टार्ट किया, और इंशाअल्लाह जैसा कि मैं आपको गुजारिश की, पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं 5 करोड़ रुपए का अमाउंट। इसी माली साल में ये तमाम डेवलपमेंट को कराची के शहरियों के लिए इस्तेमाल करके डेवलपमेंट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। गंदम जो इंसान जानवर दोनों का मसला इस वक्त गंदम पूरे मुल्क का इशू बन चुका है। हम लोग बोलते हैं गंदम की इंसान की कीमत 2000 रुपये कीमत मुकर्रर की है। कल हाफिज शेख ने CM का खुलासा किया, वफाक की बात है कि भाई जब तो हमारी फरमाश कर उसका रेट मुकर्रर इन मुद्दों को डर के पाकिस्तान को रिलीज करने का हवाले से आखिर वफाक चाहता क्या है? तो हमारी मर्जी पर चले क्या करें? देखिए, वफाक क्या चाहता है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन सूबा सिंध बड़ा वाज़ेह तौर पर एक चीज़ चाहता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हम गंदम के हवाले से, चीनी के हवाले से हमें ख़ुद कफ़ील होना चाहिए। आप सबको पता है कि माजी में पाकिस्तान, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ था, पीपल्स पार्टी का दौर स्टार्ट हुआ था, तो पाकिस्तान गंदम की इंपोर्ट करने से गंदम की एक्सपोर्ट करना उसने शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने प्रो फार्मर पॉलिसी स्टार्ट की, आपने गंदम के रेट्स में इजाफा किया, तो आपका जो हारी था उसने इनकरेज फील किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की काश्त करे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में गंदम वाफिर मकदार में प्रोड्यूस हुई और 2018 तक हमें गंदम की कोई शॉर्टफॉल नहीं थी। अब हमें गंदम की शॉर्टेज का सामना है। तो सिंध हुकूमत ने ये जो 2000 रुपये का रेट मुख्तस किया, वो अपने किसान को, अपने हारी को मुस्तफ़ीद करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए रेट प्रपोज किया, ताकि हारी का अगर पेट भरा हुआ होगा, अगर हारी सेटिस्फाइड होगा, आपका किसान सेटिस्फाइड होगा, तो बड़ी तादाद में गंदम की काश्त कर पाएगा। और अगर बड़ी तादाद में गंदम की काश्त होगी तो इंशाअल्लाह हम गंदम के हवाले से खुद कफ़ील होंगे। इसीलिए हमने ये रेट को प्रपोज किया वफाकी हुकूमत को, और उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत को लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अगर हमारा किसान का पेट नहीं भरा होगा, अगर हम किसान को कम रेट्स पर गंदम को, चीनी को, मुख्तलिफ अपनी पैदावार को कम रेट पर बेचने पर मजबूर करेंगे, तो फिर किसान बेचारा सही तरीके से काश्त नहीं कर पाएगा। नतीजा ये होगा कि हम गंदम को इंपोर्ट कर रहे होंगे, चीनी को इंपोर्ट कर रहे होंगे, चावल को, कपास को खुदा न खास्ता इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा किसान इनकरेज फील करे, वो मोटिवेटेड फील करे, और इसलिए हमने ये ऐलान किया और उम्मीद करते हैं कि हमारी वफाकी हुकूमत
अपने किसानों की, अपने हारियों की मुश्किलात को समझते हुए एक रैशनल पॉलिसी का ऐलान करेगी। अच्छा, ये गंदम की बात है, गंदम की अगर बात करें तो गंदम बुहरान का जिम्मेदार कल भी शिबली फराज ने सिंध हुकूमत को करार दिया है। तो आप लोग इस तरह के क्यों मामला करते हैं कि वफाकी हुकूमत बेचारी फिर परेशान हो जाती है, कभी रेट बढ़ा देते हैं, कभी गंदम को जखीरा कर लेते हैं, रिलीज नहीं करते हैं। तो ये बाकी वफाकी हुकूमत के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। और दूसरा बिलियन ट्री भी कोई मनसूबा था, उसके बारे में कुछ नहीं? अच्छा, बिलियन ट्री मनसूबा जो वफाकी हुकूमत का था उसके बारे में शायद मीडिया पे बड़ी खबरें चलती हैं और नैब के हवाले से ही बात की जाती है, लेकिन हमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि अगर बेज़ाब्तगी हुई है, जो कि मीडिया बार बार आइडेंटिफाई करता है बिलियन ट्रीज़ के हवाले से, चूँकि लॉजिकली ये बात अकल नहीं मानती आपकी कि बिलियन ट्रीज़ लगाने के लिए जितनी ज़मीन आपको चाहिए होगी वो खैबर पख्तूनख्वा में शायद इतनी है नहीं। तो पता नहीं उन्होंने कहाँ दरख्त लगाए हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट था, ज़रा सोचने की ज़रूरत है। और अगर नैब वाले NICVD पर रेड कर सकते हैं, नैब वाले सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा के घरों पर रेड कर सकते हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स के घरों पर रेड कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ मदीने की रियासत के दावेदार जो अपने आप को कहते हैं, ज़रा उनसे पूछगछ ही कर लें, चलें रेड ना करें कि उन्होंने वो 1 अरब दरख्त कहाँ लगाए हैं। 1 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर 1 बिलियन ट्रीज आज से 7 साल पहले लग गए होते तो आज पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के वो असरात नहीं आ रहे होते। जो शिबली फराज साहब की आपने बात की, मुझे तकलीफ़ होती है शिबली फराज साहब के लिए कि वो बड़ी मुश्किल में है, उन्हें अपनी नौकरी से वफा भी करनी है, तो वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनकी बात जो है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। और मैं आज शिबली फराज साहब को ये चैलेंज करना चाहूँगा, या PTI की किसी भी चैम्पियन को चैलेंज करना चाहूँगा कि वो साबित कर दे कि क्या पंजाब हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने या पास्को ने, जो कि वफाकी हुकूमत के अंदर है, कि इन्होंने अपने गंदम के प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट किया है कि नहीं किया। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि क्या पंजाब हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत की पास्को ने अपने गंदम के प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट किया है कि नहीं किया। अगर उन्होंने प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट किया होता तो आज ये शॉर्टफॉल नहीं हुई होती। और अगर इन लोगों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से गंदम का मसनूई बहरान क्रिएट ना हुआ होता तो कराची, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, पिंडी, पेशावर, क्वेटा, आप किसी भी जगह चले जाएं, वहाँ पर गंदम वाफिर मिकदार में अवेलेबल होती और गंदम के रेटों में इस तरीके से इजाफा नहीं हुआ होता। आप सब जानते हैं कि गंदम की सबसे बड़ी जो सप्लाई है वो पंजाब से होती है, और पंजाब ने ना अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट किया और ना अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट मीट किया। ये किसकी नाअहली है ये कौन फैसला करेगी। लेकिन मेरा चैलेंज के ऊपर मैं कायम हूँ, अगर ये साबित कर दें कि वफाकी हुकूमत के मातहत चलने वाला पास्को, पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने प्रोक्योरमेंट टारगेट्स मीट किए हैं, तो जो इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं हम उन इल्ज़ामात का जवाब देंगे। लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, हक़ाइक़ इसके मुनाफी हैं, इन्होंने अपने प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट नहीं किया। अभी आपने कहा कि मुल्क का मुस्तक़बिल महफूज हाथ में जा रहा है, कैसे जा रहा है? क्योंकि महंगाई से तो अवाम की खुशी निकल गई है, पार्लियामेंट मफलूज है, सियासी हुकूमत के बजाय फैसले और से हो रहे हैं, कैसे आपने ये कह दिया कि मुल्क महफूज हाथों में है? मैंने ये नहीं कहा कि मुल्क महफूज हाथों में है, मैं कहा जा रहा है। एक तब्दीली की फ़िज़ा इस मुल्क में आ चुकी है। आवाम जो है उसने ऐलान कर दिया है, ऐलान बगावत कर दिया है, ऐलान जंग कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, आवाम दुश्मन हुकूमत के ख़िलाफ़, गैर जमहूरी तर्ज़ हुक्मरानी के ख़िलाफ़। और जब भी आप देखेंगे कि चाहे गुजरावाला हो, चाहे कराची हो, चाहे क्वेटा हो, इन तीनों शहरों में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे हुए, जिस बड़ी तादाद में पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया, वो इस बात को शो करता है कि पाकिस्तान की आवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान साहब के पास नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब से खुश नहीं है, उनको इत्मीनान नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम, ये जो नौजवान बच्चे हैं ना जिन्होंने आज दरख्तों की प्लांटेशन की है,
इनकी तरफ देख रही है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की नौजवान क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ देख रही है, जिनको वो देखकर ये कहते हैं कि हाँ, ये शख्स जमहूरियत को समझता है, जमहूर को समझता है, आवाम के हुकूक को समझता है, सूबों के हुकूक को समझता है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की आवाज़ को सुनता है। गरीब आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसकी बात सुनने को तैयार है। इमरान खान साहब की तरह नहीं, जो अपने आप को कहता है मैं जमहूरियत हूँ। पार्लियामान में वो शख्स आता नहीं है, पार्लियामान को उसने गैर फाल कर दिया है, लेकिन वो कहता है मैं जमहूरियत हूँ। तो मैंने ये कतई तौर पर नहीं कहा कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। अभी तो इमरान खान साहब के हाथों में है ना, ये महफूज नहीं है। जिन्होंने 2-2.25 साल में इस आवाम का इस्तेहसाल किया है, जो पाकिस्तान की मईशत के साथ किया है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ किया है, कतई तौर पर हम मुतमईन नहीं हैं उनकी परफॉर्मेंस से, और आवाम मुतमईन नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि PDM को मकबूलियत मिल रही है, PDM को पजीराई मिल रही है, और एक आम आदमी अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ देख रहा है कि हाँ, ये हमें निजात दिलाएगा इस गैर जमहूरी, गैर आइनी हथकंडों से। जी सर। देखिए, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पहले दिन से ये चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली कही थी कि हमारी जंग कोरोना से है, बट PTI की वफाकी हुकूमत या PTI की क़यादत ने सोचा कि शायद वो जंग कोरोना से नहीं है, उनकी सिंध हुकूमत से है, और इसलिए वो बयानबाजी का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमने माजी में भी बड़ा प्रोएक्टिव अंदाज से कोरोना की रोकथाम के लिए काम किया, और आपने देखा कि वो जो टाइमली फैसले सिंध हुकूमत में किए थे, उन टाइमली फैसलों की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई, कोरोना वायरस के केसेस के फैलाव को हम रोक सके, और एक बार फिर सिंध हुकूमत उसी प्रोएक्टिव अंदाज से काम करेगी। मैं अभी भी आप तमाम दोस्तों को एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि चूँकि वफाकी हुकूमत खुद SOPs को फॉलो नहीं करती सही तरीके से, आवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। हमें किसी वफाकी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है कि हमें बताए क्या करने की ज़रूरत है। हमें ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर, ज़िम्मेदार इंसान के तौर पर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हमें गैर ज़रूरी तौर पर नहीं निकलना चाहिए अपने घरों से, और अगर निकलें मास्क पहने, अपने चेहरे को, अपने नाक को मास्क के ज़रिए ढांपें, कपड़े के ज़रिए ढांपें, दुपट्टे के ज़रिए ढांपें, लेकिन ढांपें ज़रूर। अगर हम अपने नाक और मुंह को कवर करने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ इस फैलाव को हम सही तरीके से रोक सकते हैं। तो एक बार फिर मैं इन तमाम मीडिया के दोस्तों के तवज्जुह से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, कोई वैक्सीन नहीं है। इससे बचने का वाहिद तरीका भी यही है कि हम अपने चेहरे और मुंह को कवर करें, प्रोटेक्ट करें। देखिए संजय, हमने हमारे इख्तलाफात और एतराज़ात उनकी पॉलिसीज़ के साथ पहले दिन से थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया कि कोरोना वायरस के मामलात पर वफाक लीड करेगा और सूबों को उसको फॉलो करना होगा, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू वफाकी हुकूमत के सामने रखते ज़रूर हैं, लेकिन आखिर में फ़ैसला वो करेंगे जिसको हमें अमल दरामद कराना पड़ेगा। लेकिन मास्क पहनने के हवाले से मैं समझता हूँ कंसेंसस है, सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मास्क पहनना ज़रूरी है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए। तो अगर सियासी क़यादत से, मीडिया से एक ही पैगाम जाए कि हमें मास्क पहनना है, अपने चेहरे को कवर करना है, अपनी नाक को, मुंह को कवर करना है, तो मैं समझता हूँ हम इसके फैलाव को रोकने में अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा अस्पताल नहीं, डॉक्टर्स का देखिए, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, मौत बरहक है, लेकिन कोई लापरवाही की वजह से या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से ये चीज़ नहीं हो रही। हमने वो तमाम फैसिलिटीज़ इनके अस्पतालों में प्रोवाइड की हुई हैं, तमाम चीज़ें मौजूद है, और इंशाल्लाह जो कुछ भी करना पड़ा अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंध हुकूमत करेगी।
हम अपने उसूली, कानूनी, आइनी मौक़िफ़ पर आज भी कायम हैं। हमारी काबीना ने वफाकी हुकूमत को ख़त अरसाल किया है और ये डिमांड की है, मुतालबा किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी ऑर्डिनेंस को फिल फॉर विड्रॉ किया जाए। हम पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह आइन की सरबुलंदी की जंग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है उसमें इंशाअल्लाह फ़तह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब। लास्ट ये आपके सवाल है, ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से बातचीत तो बड़ी हुई पिछले 5 साल में, विपक्ष ने 2.5 साल गुजर किए हैं, कोई बड़ा मंसूबा नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। जिम्मेदार किसको समझते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार है या वफा के, क्या मामला है, ये मामला है? देखिए, इसमें अगर मैं ब्लेम गेम में जाऊंगा तो फिर कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, बट आपकी बात दुरुस्त है कि ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में शायद हम उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए जिस तरह हम बाकी चीज़ें करने में कामयाब हुए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इम्प्रूव किया, ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था। उसमें कुछ बॉटलनेक्स आए थे क्योंकि जो इंटरनेशनली फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं उसका अप्रूवल एक्निक से होता है, तो वफाकी हुकूमत की कोऑपरेशन के बगैर वो चीज़ हो नहीं सकती। कराची सर्कुलर रेलवे के अंदर हमें सॉवरन गारंटी की ज़रूरत थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो हमें नहीं मिली। तो अब इन चीज़ों के ऊपर तेज़ी के साथ काम हो रहा है। मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह अगला जो साल है, माली साल, उसके अंदर आप एक्चुअली इफेक्टिवली काम होते हुए ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर देखेंगे। बहुत शुक्रिया। The Chief Justice of Pakistan has now made a bench, constituted a bench, consists of 5 Supreme Court judges who are going to be interpreting what our law